भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद। जी हां, आज का मुद्दा 3 राज्यों के चुनाव के परिणामों के बाद तमाम बहस किसानों को लेकर, किसानों पर, रोजगार पर, और वो मुद्दे जो अक्सर यहां पर उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो सवाल, उन्हीं सवालों पर आज वही। ठीक है ना बाबू? तो थोड़ा मुंह उधर दिखा देते हैं। हाँ, तो इतना सुंदर चेहरा जो छुपाए हो तो थोड़ा दिखा देते। इतनी ठंडा नहीं पड़ रहा जो आप बिल्कुल एकदम लपेटे, एकदम मुड़ेचा बांधे। एनीवे, तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं और इन तमाम सारी अगल बगल की चीजों के बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। तमाम मेहमान मैं देख रहा हूं दूर से आए हैं, तो हम तमाम यहाँ के रोज जो निकलने वाले होते हैं, रुकते हैं, आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मैं मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। कुछ मेहमान अभी भी, जैसा कि होता है, रोज होता है, आप सोचते होंगे कि मैं सबसे पहले गेस्ट की तरफ क्यों नहीं जाता हूं। उसका कारण सिर्फ ये है कि गेस्ट जो है आधे दिल्ली की ट्रैफिक में फंसे होते हैं। तो कुछ लोग 4 मिनट देर से आते हैं, कोई 5 मिनट देर से आता है, तो मैं उनसे जरूर तारुफ कराऊंगा। नहीं, नवीन जी टाइम से आए हैं। तो मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 साल बाद, कितने दिनों बाद आए हैं आप? 1 साल बाद। 1 साल बाद? जी। लेह से? लद्दाख से 1 साल बाद। मेरे प्रोग्राम में कुछ लोग अब 1 साल बाद भी लौटने लगे हैं, और जब लौटते हैं तो कुछ और लोगों को जोड़ के आप भी आई हैं इस बार। जी। तो प्रोग्राम भैया जी कहीं वहां लद्दाख में पहुंच रहा है? जी जी बिल्कुल। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो तमाम, और दादी और उनके साथ ये जो इनका पोता आया है, ये पिछली बार भी आए थे। किस क्लास में आ गए आप? 4th में? हाँ जी, 4th में आ गए। तो बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं ये तो। हाँ जी। बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है आपको? कितनी ठंड पड़ रही थी लद्दाख में? लद्दाख में अभी माइनस में चल रहा है। कितना? -19, -16 -19, -16। बाबूजी क्या करोगे वहां? -19, -16। क्या कह रहे हैं? पकौड़ा बनाएंगे? नहीं भाई, वीडियो बनाएंगे। जी। तो आज तो मुद्दा इसी पर है कि कौन नहीं, मैं उन्हीं से पूछूंगा। आप तो बस सिर्फ काम में लगे रहिए। तो -19 चल रहा है टेम्परेचर लद्दाख में, और वो यहां से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं बड़ी जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं आपका। तमाम सारे लोग श्रीनगर से भी, लद्दाख से, करगिल से भी आते हैं शो में, और यहां पे जब भी मौका लगता है। आइए, आप भी बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। त्रिपुरा से भी आते हैं। जी, आप कहां से हैं? त्रिपुरा से। जी हाँ, बुंदेलखंड के बगैर तो प्रतीक जी पूरे ही नहीं होते भैया जी। बुंदेलखंड के बगैर तो अधूरे है मामला। जी, तो कुछ कहना है त्रिपुरा से? हाँ। क्या बताइए? हम त्रिपुरा के रहने वाले हैं। हाँ। अभी त्रिपुरा में जो राज आया है बीजेपी का, इस राज में जो दूसरा विपक्ष का लोगों में जो रैली कर रहा है, उनको मारता है, पीटता है। क्यों? हम लोग आजादी में रहना चाहता है। हम लोग ये जो बीजेपी की सरकार है वो मारता पीटता है? हाँ, उसका कार्यकर्ता हम लोग को डरता है। हम लोग अभी बात बोलने का आजादी नहीं है। आजादी नहीं है बात बोलने का? हाँ। त्रिपुरा में? हाँ। बीजेपी की सरकार आपको लगता है कि आपको डराती है, धमकाती है? हाँ। अच्छा भाई, तो कल तो मुख्यमंत्री थे मेरे साथ त्रिपुरा के, उन्होंने कहा मैं नशे के मामले में बहुत सारे मुल्क में काम कर रहा हूँ। ये काम उधर त्रिपुरा की सरकार ने बार के लिए लाइसेंस दे रहा है। हाँ। ये पता कीजिए आप लोग। अच्छा, ये पता करने वाली बात करें, उधर बार का लाइसेंस दे रहे हैं और उधर नशा पे पाबंदी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। और तमाम सारे लोग कहां से हैं आप? ऑफकोर्स, मैं बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कोई चीज। मैं आता हूं बाबूजी, आपके पास भी आता हूं। जी, कहां से आप? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से? तो बोलिए ना बुंदेलखंड में बताइए क्या चल रहा है? किसान कैसे में है? पानी कैसा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उधर किसी चीज की कमी है? 2.5 लाख रुपए अच्छा, मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिल रहा है। 2.5 लाख मकान बनाने के लिए मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, मैं बहुत अच्छी बात। मैं अभी गांव से ही आया हुआ हूँ। मैंने जहाँ देखा, जिनके पास कुछ नहीं था, आज मकान, दुकान सब कुछ बढ़िया होके, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। बीजेपी किसी चीज की दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सही है। बीजेपी हमारे लिए बेस्ट है, और बीजेपी को ही वोट डालेंगे। हाँ जी, इनकी अच्छे दिन आ गए हैं। इनके अच्छे दिन आ गए हैं। और आपका? नहीं, हम लोग अच्छे दिन तो कहाँ आए सर। नहीं है? हम लोग तो कह रहे पकौड़ा छानो, पकौड़े छानने के लिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी ना कह रहे रोजी रोजगार में लगो, ये कह रहे हैं। रोजी रोजगार तो कह रहे हैं ना, पकौड़े छानो। नहीं, ऐसा ना। आपका नाम क्या है?
अश्विनी नाम है। अश्विन, कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। कुछ कहना चाहती हैं कि समय, मौजूदा समय, रोजगार, युवा, देश, चुनाव, लोकसभा चुनाव, कुछ नहीं, सिर्फ देखना चाहती हैं। मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आज नहीं कोई बात नहीं, वो चुनाव प्रोग्राम देखिए, जितना मन लगे उतना देखिएगा, और उसके बाद जाते जाते कुछ बोल के जाइएगा कि क्या लगा, क्या मन में आया, क्या चीज। बाबूजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आज व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है देश की। हाँ जी, बिल्कुल मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया देश के लिए। नोटबंदी करके कई सैकड़ों लोगों को मार दिया। अब तो एनडीए वाले भी कह रहे हैं कि हम पूछेंगे कि भाई नोटबंदी के क्या फायदे हुए। तो चिराग पासवान जी ने कहा है कि पूछेंगे कि नोटबंदी के क्या फायदे हैं, बताइए मुझे। तो मेहमान हमारे लगभग सारे लोग आ गए हैं, मैं तारुफ करा देता हूं जी। यशपाल जी को बैठा लिए, जनाबे आली इधर 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 इधर। ना गुरुजी आप इधर आ जाइए मेरे पास, आप जवान आदमी हैं, मेरे पास आ जाइए जी। हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बैठने की जगह मिल गई ना उपाध्याय जी? मैडम थैंक यू, शुक्रिया। नवीन जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब मीडिया इंचार्ज हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन श्रीवास्तव जी आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश सिंह जी बीजेपी के किसान मोर्चे के है, सुना कि किसान मोर्चे में भी बड़ी तैयारी हो रही है, हलचल है आपके यहाँ बहुत ज्यादा, सही है गलत है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो जब से सरकार बनी है तभी से तैयारी चल रही है, और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, और मोदी सरकार जब से बनी हुई है केवल किसानों के विषय में बहुत चिंतित है, और कैसे उनकी आय को दुगना किया जाए और किसान को कर्ज देने की जरूरत न पड़े, किसान लोगों को कर्ज दे। क्या बात है, वो सपना जल्दी जल्दी पूरा हो। लेकिन कोई कह रहा था कि आंकड़े नहीं बता रहे हैं आप आजकल। नहीं, मैं पूछूंगा, बहस अभी नहीं। अरे मैं, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ डीएन सिंह, मुझे मालूम है आपसे, चलिए आली आप ही से पूछ लूंगा मैं। यशपाल मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपको थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा। और इसको नहीं रहते हैं परमानेंट। नहीं, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं तो देख नहीं पाया, प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मैंने पहले कह दिया था कि आने वाले हैं कुछ मेहमान। असद खान फलाई साहब बहुत दिनों के बाद हाजिर है, सामाजिक कार्यकर्ता, सब खैरियत से? बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं, अगर आपको कुछ कहना है। हाँ जी, आपको कहना है? जी। मैं तरुण पंत, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह राहुल गांधी जी ने जो है 3 प्रदेशों में किसान के ऋण माफी की घोषणा करवाई, तो माननीय मोदी जी राष्ट्र के किसानों की ऋण माफी की घोषणा कब करना चाहेंगे? मैं किसान हूँ और पर्वतीय क्षेत्र का किसान हूँ। पर्वतीय क्षेत्र के? जी। कहाँ पे? मैं उत्तराखंड में गढ़वाल या कुमाऊं मंडल में जी। तो आप कर्ज माफी का ऐलान चाहते हैं? कर्ज माफी का ऐलान चाहते हैं क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। हाँ। मोदी जी ने कहा था डबल इंजन की सरकार बनाओ। हाँ। तो लोगों को राहत देंगे। हाँ। क्योंकि रोजगार हमें नहीं मिला, हमको किसान माफी नहीं मिली है, वो कब मिलेगा? मैं वो न्याय चाहता हूँ, बस न्याय चाहते हैं? न्याय चाहता हूँ। डबल इंजन की सरकार तो बनाई दी थी आपने? बना दी। अच्छा, कुछ जगह तो ट्रिपल इंजन बन के मेयर भी उनके। अच्छा, मैं जानता हूँ जी। बाबू जी आइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? पहले तो मेरा नाम है योग गुरु उमेश जोशी, मैं भी उत्तराखंड से ही संबंध रखता हूँ। और मेरे उमेश जी आ जाए। जी ये छोड़ दीजिए जी। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न सभी नेताओं से, जितने भी भारत में राजनीति करते हैं, उनसे निवेदन है कि इंसानियत धर्म को जाने, क्योंकि भारत विश्व गुरु है और गुरु का अर्थ होता है सभी को समान दृष्टि से देखना। और जो सनातन का अर्थ है, मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, सनातन का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान करना। और मैं निवेदन करूंगा जिससे मैं घोषणा भी कर रहा हूँ कि आने वाले पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे। इसको आप अन्यथा मत ना लें, मेरा कोई पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा। सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है। आपने विदेशी यात्राएं करी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने भारत को देखना चाहिए, अपने भारत, क्योंकि ये हमारा शरीर है। मैं भारत को अपने शरीर के अनुसार देखना चाहता हूँ। क्या बात है, सरकार ने आपको योग सिखाया और आपने ही सरकार को योग सिखा दिया। अच्छे जा रहे हो गुरु, अच्छे जा रहे हो, अच्छा है। तो क्या जी, राहुल गांधी के अंदर क्या क्वालिटी है कि हम उनको वोट देते हैं? बस क्वालिटी की। राहुल गांधी में क्या क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है, हम उनको वोट करते हैं? अरे भाई तुम देख ही नहीं पा रहे हो, क्वालिटी बता दे बस। क्वालिटी, मुझे क्वालिटी चाहिए। चलो और राहुल में कंपैरिजन करते हैं। नहीं, चलो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी भाई। नहीं तो मैं, के पास कद्दावर नेता ही नहीं है जो मोदी की टक्कर में आ सके। राहुल गांधी कभी टक्कर में नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस किसी और दिग्गज नेता को लाती है
कोई है उनके पास तो कोई कंपटीशन हो सकता है। राहुल गांधी कभी कंपटीशन में नहीं रहेंगे मोदी के। हाँ हाँ, एक शब्द बोल लो तुम, मैं बराबर का चांस देता हूँ भाई। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जिस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई हैं, उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं और ये विश्व, पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है। मैं अभी मैं इंसानियत पे आप लोगों के सम्मुख मेरा निवेदन है, कभी आपके चैनल में भी अवसर मिलेगा तो मैं इंसानियत पे भागवत कथा भी बोलता हूं और सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और सभी मेरे मित्र हैं, कभी आप ट्विटर में मुझे फॉलो कीजिए योग गुरु उमेश चंद्र जोशी के नाम से, और मैं ट्वीट लिखता हूं और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि उमेश जी आपको फॉलो करता हूं और नहीं बिल्कुल बिल्कुल करता हूं, लेकिन आपने बात बहुत अच्छी कही है और उस बात को मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। अब ज्यादा करोगे तो फिर योग करने लगेंगे सारे लोग, और मैं वो नहीं चाहता। जी कहां से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ जी। अच्छा लग रहा है चुनाव? या बहुत बढ़िया, बातचीत सही लग रही है? बहुत सही। तो बताइए बहुत सही में क्या होने वाला है आगे? नहीं, आगे तो जो होगा सो होगा। मेरा निवेदन इन नेताओं से, सभी जितने भी नेता हमारे भारतवर्ष के हैं, हाँ। इनसे एक निवेदन है कि भाईचारा कायम रखें। अब भाईचारा कायम रहेगा तो हमारा देश खुशहाल रहेगा, तरक्की ही तरक्की रहेगी। भाईचारा नहीं हो पा रहा है, भाईचारे में दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। भाईचारे में दिक्कत आ रही है। देखिए, भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, भाईचारा हमारा बना हुआ है। कुछ एक चीजें हैं जैसे किसान की कर्ज माफी, ये एक ट्रेंड बना लिया है सारी सरकारों ने कि हम कर्ज माफी करेंगे। कर्ज माफी करना है तो अपनी पार्टी फंड से करिए ना, हमारे टैक्स के पैसे से कर्ज माफी करने का क्या मतलब है? अगर आपको किसान का कर्ज माफ करना है तो अपने पार्टी फंड से करिए, आप हमारे टैक्स के पैसे से क्यों करते हैं? जी हाँ जी। जो पार्टी किसानों का कर्ज माफ करती है, हाँ। वो पार्टी अपने फंड से पैसे जम दे किसानों को। अच्छा बाबूजी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो किसान कहती है, जो कांग्रेस कहती है, वो ये कहती है जब इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा आप माफ कर दो, किसान का जब पैसा माफ करने आए तो आप गणित समझाने लगते हो। नहीं, किसी का माफ नहीं करना चाहिए, कर्जा किसी का माफ नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी कहती है कि मैंने किसी का पैसा माफ नहीं किया। जब ये कांग्रेस कहती है तो बीजेपी कहती है मैंने किसी इंडस्ट्रीज का पैसा माफ नहीं किया। अब सवाल उधर ही है, मैं उधर जाना चाहूंगा। जी मैंने तारुफ करा दिया। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था। मैं ये कह रहा था, अब तो 2019 का चुनाव सर पर है, अब तो सारे श्वेत पत्र आएंगे, कर्जा माफी की भी बात की जाएगी, युवाओं को रोजगार की भी बात की जाएगी। पिछले 5 सालों में क्या हुआ, किसको रोजगार मिल गया, किसको अच्छी शिक्षा मिल गई, किसको स्वास्थ्य मिल गया, किस किसान का कर्जा माफ हो गया। आज चुनाव सर पे आ गया और अब रेस लग रहा, तो रेस में ये भी कह रहे हैं हम माफ कर देंगे, वो भी कह रहे हैं हम माफ कर देंगे। क्यों माफ कर दोगे भाई? माफ करो तो 5 साल पहले कर देते और किसानों की गति आज तक सुधर गई होती, लेकिन आपने ये तो किया नहीं। अब खाली मूर्ख बनाने का तरीका है, आप मूर्ख बनाइए फिर से कि आप कर्ज माफ कर देंगे और चुनाव में जीतने के बाद क्या करेंगे, वही नतीजा ठन ठन गोपाल। जी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कांग्रेस के प्रवक्ता के बाद चांस दूंगा, इसलिए पूरा तो नहीं माने ना। जी देखिए, मुद्दा आज आपका निश्चित तौर पे है कि किसानों का कर्ज माफी क्या 2019 में मुख्य मुद्दा होगा। मुद्दा तो ये रहेगा, लेकिन इस देश में उसके अलावे भी बहुत सारे मुद्दे अभी हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है, युवाओं के जो रोजगार आज नहीं, पकौड़ा योजना भी एक मुद्दा है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे किसानों का मुद्दा इस देश का सर्वाधिक मुद्दा इसलिए है कि प्रति वर्ष लगभग 12 से 13 हजार किसान ने आत्महत्या किया। आपने देखा होगा, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक आज लगातार किसान मोदी जी की सरकार में 4 से 5 बार यहाँ धरना देने आए, वो शांतिपूर्ण धरना दिया और उनके बारे में सुनने को मोदी जी को एक वक्त नहीं था। मन की बात पूरे देश को सुनाते रहे, 56 बार 57 बार, किसानों के मन की बात, उसके दिल का दर्द नहीं सुना। आज उसी का नतीजा 3 राज्यों में हुआ। दूसरी बात, आपने कहा था कि किसानों का मर्ज, इसी चैनल यहीं पर मैं आया था पिछली बार, आपने कहा था कब माफ होगा। अब पूछिए जरा, कब माफ होगा? हो गया ना? अच्छा, जहां तीनों राज्यों में आपने जहां वादा नहीं किया था वहां भी कर दिया।
किसानों का कर्ज माफ किया ना। अरे अभी तो चम्मच में, अभी तो चम्मच में रगड़ के मोदी जी देखें कि क्या अजय जी, अभी तो चम्मच में जीत की चस्का लगा है। नहीं, और यही हथियार मिला है। हथियार नहीं इसको समझे। ये देश, इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जानता हूं। प्रतिदिन 35 से 40 किसानों की आत्महत्याओं की रिपोर्ट है। आज किसानों के पास कुछ नहीं। 5 साल पहले नहीं कर रहे थे वो किसान आत्महत्या, 5 साल पहले भी तो कर रहे थे। आपकी भी तो 60 साल सरकार थी। किसानों को क्यों नहीं दशा दुरुस्त कर दी है आप किसानों की दशा को? आज सबको याद आने लगा। जब कुर्सी गई, इनकी गई तो इनको याद आ रहा, जब इनको लग रहा छिन रही कुर्सी तो इनको भी याद आने लग गया। इससे पहले किसी को नहीं पता था। किसान विरोधी है या किसान समर्थक है? आप ये बताइए, क्या इस देश में किसान है तो इस देश में किसानों का जो आज बदहाली की हालत में है, क्या उसका कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? क्या ये 15-20 उद्योगपतियों का कर्जा माफ होना चाहिए? 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का माफ किया। किसी ने एक बार पूछा? और जब किसानों की बात आएगी तो आप दंगा बजाएंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? होगा इस देश में, लेकिन मुद्दे किसान के अलावा महंगाई भी रहेगी, बेरोजगारी भी रहेगी। पॉजिटिव आंसर दे। नो। सर, मुझे आपसे मिलने बड़ी चाह थी। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मुझे भी ऐसे लोगों से बहुत मिले। आप सारे लोगों से मिलने के लिए मैं आता हूँ। मोहम्मद नसीम है। मोहम्मद नसीम भाई, सवाल पूछिए बेहिचक। एक सवाल है, क्या आपको इस वक्त लगता है कि मुझे आजादी मिल चुकी है? आपको लगता है? हमें तो ये लगता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी थी, पलट के मारती थी, काम करवाती थी। और आज क्या लगता है? डिफरेंट हो गया है। नसीम भाई, मैं आपके जवाब से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस मुल्क से और इसकी जनतंत्र से, इसके लोकतंत्र से थोड़ा बहुत नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका प्रेम कम, मेरा प्रेम ज्यादा, बहुत प्यार है। क्या प्यार है ना? हमें भी प्यार है, और हमारे भी देश से मुझे बहुत प्यार है। मगर सुनिए, कभी भी ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं मत करिए, मगर बात सुनिए हमारी। और ये मेरा मुल्क आजाद है, रहेगा, आजाद है, रहेगा और रहेगा। मगर मैं एक चीज अब बात सुन लीजिए। आपने होल्ड ऑन, आपने मेरी नब्ज पे हाथ रखा है, इसलिए नसीम भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं एक बात और कहता हूँ आपसे, इस मुल्क से प्यार करता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही दावा सबसे आगे है। सारे लोग क्या, जितने लोग खड़े हैं इस देश के, ये सारे लोग मुल्क के डाइवर्ट कर दिया बात। मुझे बात कहने ही नहीं दी। नहीं, मुझे कहने तो दीजिए। ये देश शुरुआत, बोलिए, वो कहने दीजिए। देखिए, आ गया ना, आ गया ये बातें। भारत माता की जय है। हम भी बोलने जय, भारत माता की जय है, इससे एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है। जय बोलना, आप बोलने दीजिए। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मेरा देश आजाद हुआ तो बड़ी स्वतंत्रता, हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि हमारा देश आजाद है, बड़े फ्रीडम से रहेंगे। मगर इस वक्त जो खंड किया जा रहा है, हाँ, हमको हिंदू मुसलमान से खंड करके बांटा जा रहा है, ये क्या सही है? आपको कास्टलिज्म की बात दिख रही है सर? हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, अब ST सारे लोग बांट दिया जा रहा है। हम अपने पेट पूजा की काम युवाओं के लिए नहीं बात करते, मगर मंदिर मुद्दा 1-1 घंटा होगा, 1-1 घंटे के बाद मस्जिद मुद्दा 1-1 घंटे बाद होगा। मगर हम आप बेरोजगारी, मैं आ जाऊं वहां से इंटरव्यू देने के लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मैं दर भटकूं, वो ठीक है। मगर कास्टलिज्म की बात हो, हिंदू मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, ये चलेगा। मगर हम बेरोजगार की बात नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, ये बात मैं आपकी कह रहा हूँ, उनमें हमें अंतर क्या है? मैं आपकी नहीं, ऑफकोर्स जो आपने कहा कि वो ब्रिटिश की जो आपने उदाहरण दिया, वो उदाहरण बेहतर नहीं था, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो, हाँ, नहीं, मैंने नहीं डाइवर्ट किया। कोई बात नहीं नसीम भाई, मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, हो सकता है आप भी वही बात कहना चाहते हो और मेरी समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ हो, कोई बात नहीं, मुझे कभी एतराज नहीं हुआ, लेकिन उदाहरण अच्छे देने चाहिए। मैंने नहीं डाइवर्ट किया। नो नसीम भाई, सवाल बीजेपी के पास आया, आपने सुना रिएक्शन इलाहाबाद से नसीम भाई का। मैं उनके नहीं, कोई बात नहीं, आप मत सुनिए, जो आपको सुनना है वो सुनिए, जो कहना चाहते हैं वो कहिए। मैं तो 132 करोड़ लोगों की आवाज सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी नहीं, यहाँ शोर ज्यादा था मेरे पीछे। मैं कांग्रेस का जवाब दे रहा हूँ। आप बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं। मैं तो प्रतीक भाई जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस कहती है कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, इन्होंने कर्जा माफ किया है, 60 साल से कर्जा ही माफ कर रहे हैं, फिर भी किसान कर्ज में है। अभी इन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। कागज पे 4 लाइन लिखने से अगर कर्जा माफ हो गया होता तो देश का किसान खुशहाल होता।
मुझे बताइए, हमने 1000 करोड़ रुपया अगर उत्तर प्रदेश में माफ किया तो उस पैसे की व्यवस्था करेगी, कैसे आएगा ये भी बताया जनता को, और कैसे दिया जाएगा ये भी बताया किसानों को। कांग्रेस ने जिन राज्यों में भी कर्जा माफी का पत्र निकाला है, जिसको ये कर्जा माफी कह रहे हैं, पंजाब आज तक नहीं हुआ, चवन्नी नहीं मिली किसानों को। मैं उसके बाद बताता हूँ कि इन्होंने जो पर्चा निकाला कि हमने कर्जा माफ कर दिया, उस पर्चे का स्रोत क्या है? धन, आप बीच में मत बोलिए, अगर बोलेंगे मैं सही बताऊं प्रतीक भाई, मैं इनको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, गारंटेड। क्या मुझे आपने कर्नाटका में कहा, कर्नाटक बिल्कुल उसी किसान को सुना रहा हूं मैं, कर्नाटका के किसान जेल जा रहे हैं। कर्नाटका के 172 किसानों को पिछले दिन के खबर में बैंकों से नोटिस आ गया और वो जेल जाने की तैयारी में। इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया। पैसा तुम्हारे पास है नहीं, पैसे का स्रोत तुमने बताया नहीं, कागज में पर्चा जारी कर दिया और अपनी ढपली अपना राग बचा रहे हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया। इस तरह से किसानों को छलो मत। कांग्रेस लगातार छलती आई है, यही काम करते रही। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, नवीन मैं आऊंगा, उपाध्याय जी आऊंगा, किसान नेता। देखिए, पार्टियां जो मोदी जी ने झूठ बोला, अब तो आप संतुष्ट होंगे दोनों लोग, अब तो दोनों लोग आपके पास हैं। मैं दोनों को ही बता रहा, जो मोदी जी ने झूठ बोला किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए, इतना झूठा प्रधानमंत्री देश में आज तक नहीं आया। जो जब भी मुंह खोलता है 4 नए झूठ पैदा करता है, और पूरा किसान नाराज था, उसका खामियाजा देख लिया। युवा नाराज था, और जिन तमाम जातियों को, जाटों को, मराठों को और कापूज को, जिनके साथ पटेलों के साथ अत्याचार किए, झूठ किए, वे भी बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बार ये गारंटी है 100 सीट भी भाजपा करो। मैंने आपसे राजनीति, होल्ड ऑन प्लीज जयपाल जी, होल्ड ऑन, यू विल नॉट स्पीक एनीवन। नो, मैं किसान, प्लीज, मैं ये रख दूं और चला जाऊं? नहीं, आप नहीं बोलेंगे प्लीज। किसान, आप किसान नेता हैं, आप किसान नेता हैं, एक मिनट होल्ड ऑन प्लीज। मैं आपसे सिर्फ किसानी की बात सुनना चाहता हूं। मुझे राजनीति मत बताइए, मुझे राजनीति मत बताइए, और ना मुझे बताइए कौन कौन कितनी सीट लाएगा। जो बुरी हालत हुई है वो किसानों की वजह से हुई है। किसान को जो धोखा दिया था, जिनको ये कहा था कि स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिनको लगातार प्रधानमंत्री झूठ बोल लेकर डबल रेट कर दिया, उन्होंने लागू कर दिया था, उन्होंने लागू कर दिया था। लागू नहीं किया, तभी तो बाहर गए थे। हाँ, वो बाहर क्यों गए थे? वो बाहर क्यों गए थे? देखिए बैलेंस, वो बाहर क्यों गए थे? कांग्रेस को इस देश के किसान ने क्यों नकारा था? क्योंकि उसने वादे नहीं निभाए थे। और आज भाजपा को क्यों नकार रहा है? क्योंकि इन्होंने झूठ भी बोला, डबल रेट का झूठ बोला, कर्जा माफी का झूठ बोला। सारे झूठ बोलने के बाद आज इसको भी बाहर करेगा और ये इनसे वादा लेगा। जी, बिल्कुल। नवीन आप हर जगह नहीं बोलेंगे, जैसे वो खड़े हैं वैसे ही खड़े रहेंगे। जी, देखिए प्लीज सर, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू यू। जी, देखिए, अभी किसानों के नेता किसानों की बात कर रहे थे, पूरा भारत सुन रहा था। एक मौजूदा प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, ये भी हमने सुना। झूठ गाली है प्रधानमंत्री। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सुन लीजिए, नेताजी सुनिए तो सही है। अरे आप स्वामीनाथन उनको चोर कह रहे, मुकदमा दर्ज करा दीजिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी कि जो आपका प्रॉफिट हो 50% हो। आप बताएं, आप किसान नेता हैं, किन किन राज्यों पे एमएसपी का 50% फायदा किसानों को हुआ है? मैं सिर्फ अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपको मालूम कि हरियाणा में किसान की क्या हालत है? हरियाणा के किन किन जिलों में ओलावृष्टि हुई है? किन किन खेती के ऊपर ओला गिरे हैं? किन किन खेतों में ओला गिरे हैं? आप किसानों की बात करिए। दुख और दर्द की बात यह है, दुख और दर्द की बात यह है, सुन लीजिए। अरे बताता हूं मैंने, देखिए दुख और दर्द की बात यह है। अरे हम भी हरियाणा से हैं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है, हरियाणा की राजनीति जानते हैं। देखिए दुख और दर्द की बात यह है कि कांग्रेस जो है किसानों के नाम पे बेवकूफ बनाने का गेम खेल रहा है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एवरी ईयर जो 31 मार्च होता है ना, उसमें जो मिनिमम लोन अमाउंट 2 लाख के ऊपर किसानों का होता है, बैंक उन लोन को, सुन लीजिए टेक्निकल, बैंक उन लोन को माफ करने के लिए किसानों को खुद कहती है और माफ कर देती है। इन्होंने जादूगरी जो आंकड़े, अरे आप झूठ मत बोलिए। अजय प्लीज बोलो, अजय किसान
अभी इनका झूठ, अभी 2014 से पहले 10 साल तक, अगर आप प्रोग्राम डिस्टर्ब करेंगे मैं अगली बार से आपको नहीं बुलाऊंगा। 2000 पूरी देश की जनता सुन रही है। 2014 से पहले 10 साल तक यूपीए सरकार रही है। सरकार का काम क्या होता है? किसानों का शुभचिंतक कौन होता है? उससे बजटीय आवंटन से देखा जाता है। 2009 से लेकर 14 के बीच का बजटीय आवंटन देख लीजिए, 1,21,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। और हम 2014 से लेकर के 18 तक के बीच का जो बजटीय आवंटन है 2,11,000 करोड़ रुपए हमने दिया है। लगभग 75% ज्यादा हमने आवंटन किया। जी सुनेंगे आप किसानों का कौन शुभचिंतक है? किसानों का ये शुभचिंतक है, झूठ बोल करके कि हम शुभचिंतक है, मोदी जी शुभचिंतक है। हमने 2,11,000 लगभग 75% ज्यादा बजटीय आवंटन किया है। हुआ क्या? हमने आवंटन किया है, करना हमने आवंटन किया, वो काम हो रहा है और अब दिखेगा। और ये अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि भाईचारे की बात कर रहे थे। भाईचारा तब होगा जब इमाम बुखारी को बुलाकर फतवा जारी किया जाएगा कि यूपीए सरकार को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, तब भाईचारा स्थापित होगा। आपने इतने दिनों सुनिए हमारी बात, आप इतने दिनों तक दूसरे धर्म के नाम पर आप पार्टी करते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं। आपने नवरात्रि पर, दिवाली पर, होली पे कभी पार्टी किया क्या आपने? इतने सालों से, 70 सालों से पार्टी किया, बताइए आप किसानों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, मुझे मालूम है जोशी जी, आप चुपचाप खड़े रहेंगे। मुझे मालूम है कि अगर किसानों की बात शुरू होगी, सतपाल जी, किसानों की बात शुरू होगी तो खत्म वो दिवाली पे ही होगी आके और ईद पर खत्म होगी। लेकिन मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा, ऑफकोर्स नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं किसानों की तरफ आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत विनम्र गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा ध्यान से और थोड़ा आराम से। मुझे मालूम है एक चुनाव अभी खत्म हुआ है और एक चुनाव अभी आने वाला है, तो बीच में है हम लोग, तो लिहाजा मैं कैसे बोल सकता है? जो इंसान बेरोजगार होगा उसकी वैसा आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने तो जो बेरोजगार होगा ना, और जिसे अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और अपनी माँ को और अपने बाप को खिलाना और दवा दारू की जरूरत होगी, वो कैसे खामोश रह सकता है? और खास करके जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने ऊपर आप अप्लाई करो सर, कि मेरे जेब में 1 रुपए भी ना हो और मेरी माँ और मेरी बहनें भूखी घर में सो रही हो, तो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, आप अंदाजा लगाओ। मैंने भी इनको मौलाना ही माना था, तुमने सही पहचाना, ये नेताजी बोल रहे हैं। आज मैंने जब इनको प्रोग्राम में बुलाना शुरू किया था तो मैंने एक मिनट प्लीज, तो मैंने मुस्लिम एक्सपर्ट के तौर पे सोचा था, लेकिन आज इन्होंने ऐसी बात कही, मुझे कोई बात नहीं, मुझे सब सारी बात मेरे सर माथे पे है। और देखिए मैं पूरे शो में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, अभी तो मैंने शुरुआत, अभी पूरा शो खत्म नहीं हुआ। बात तो मैं ये कहने वाला था कि झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो सच बोलने वाले जो होते हैं ना सर, नहीं भाई फलाई साहब नहीं, मैं तो समर्थन करता हूँ। आप बैठिए नहीं, आप बैठिए। बहुत सुलझे आदमी है, बैठिए फलाई साहब बैठिए। बहुत पढ़े लिखे, बहुत जहीन आदमी और बहुत अच्छे आदमी, बैठिए प्लीज। जी सर किसानों की तरफ से किसानों की तरफ से बस 4 लाइन सर मैं कहना चाहता हूं, बड़ी बस दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि याद करो पिछले साल जो आपने कंधों पर लाद कर जो नहर हमारे गांव भेजी थी सर, वो अभी तक नहीं पहुंची है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है, यह खबर आप अखबारों की सुर्खियों में छा गए हैं। और आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आपकी चालाकी हमारी नहर खा गई है। हमारे ऊपर नदी और नहर का कर्जा चढ़ा है और हमारा गांव अपनी हथेली पर अपनी प्यास लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर आप भागीरथ हो, अपने भगीरथ होने का प्रमाण दे दो। और हम 70 सालों से प्यासे हैं, हमको पानी दे दो। फलाई साहब भैया जी का इनका एक तो कमाल है, यहाँ पे सिर्फ
सामाजिक कार्यकर्ता ही नेता नहीं हो जाते हैं, बड़े बड़े दर्शक भी जो है कवि हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो, बड़ी अच्छी लाइनें, बड़ी अच्छी पंक्तियां। लेकिन हकीकत इनके और इनके बीच में कहीं है। ऐसा नहीं है कि फाका है, और ऐसा नहीं है कि आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं। आंकड़े आने चाहिए, और अगर आंकड़े नहीं आ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान के इतिहास में, इस वक्त हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। ये पूरे 70 सालों में कभी ये इंडेक्स है, ये मेरे आंकड़े ही नहीं है। देखिए ये मेरा आंकड़ा, ये देखिए, ये अपने आंकड़े को गिनवाना है। देखिए अभी जो पूरी परिस्थितियां हैं प्रतीक जी देश में, आखिर क्यों इतना परेशान है लोग, क्यों इतनी महंगाई है, क्यों इतनी बेरोजगारी बढ़ी है? अरे आप बोल रहे थे, नहीं बोला आप, झूठ का। आप अपने जरा, इनका बीएमएस इन्हीं का है। बीएमएस किसकी संगठन है? बीएमएस रोज विरोध करता है। हम कहते हैं कि बाकी किसानों के आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, इनका भाजपा का आरएसएस का संगठन बीएमएस है किसानों का, वो विरोध कर रहा है मोदी सरकार का। तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। इतना भी समझना चाहिए, इस देश में किसान के अलावे निश्चित तौर पे छोटे दुकानदार हैं, जीएसटी है, जीएसटी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। लेकिन सिर्फ जुमले पढ़ना, देश जुमले से नहीं चलेगा, देश जुमलों से नहीं चलेगा, देश विकास से चलेगा। नफरत फैला के देश नहीं चलेगा, लोगों को जोड़ने की बात है। लेकिन दीजिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, आपने देश भर में, पूरे देश भर में कांग्रेस झूठ की मशीन की तरह काम कर रही है। मुझे बताइए, हमने काम किया ना? सब कहते हैं कांग्रेस ने, और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में लागू नहीं किया, सब मानते हैं इस बात को। हमने लागू किया, उसके अंदर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चुप रही, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मलिक साहब मौजूद है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप भी क्या कर्ज माफी के लिए योजना ला रहे हैं? पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करने जा रहे हैं, कोई योजना हो तो बताइए। दो चीजें, अभी तो हाउस चल रहा है, वहां बताएंगे, लेकिन मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस ने कर्जा माफी के नाम पे केवल देश को गुमराह किया और पत्र जारी किया, 10 पैसे नहीं किए। कर्नाटका में, पंजाब में आज भी लोग की हालत है। 10 लाख रोजगार हर महीने देने का वायदा राज्य सरकारों में कांग्रेस करके आई, और एक रोजगार नहीं मिला, चवन्नी किसी को मिले नहीं। हमने कर्ज माफी किया, मेरी बात सुन लीजिए, हमने कर्ज माफी किया। जब हमने किया तो हमने बताया कि यूपी के अंदर किस प्रकार से आय का स्रोत हमने कहां बढ़ाया, और 1000 करोड़ रुपए हमने कैसे वापस किए। हमने किसानों का बकाया भी दिया जो गन्ने का छोड़ करके गए थे। यूपी में कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। जो कंडीशन इन्होंने लगाई, अगर वही कंडीशन कांग्रेस ने लगाई, जो कंडीशन यूपी में इन्होंने लगाई, जो बेईमाना यूपी के किसान के साथ, तो मुझे बताइए, पंजाब में और कर्नाटक में हो गया है? नहीं, पंजाब में हुआ है, कर्नाटक का मुझे नहीं पता है। पंजाब में निश्चित रूप से हुआ, लेकिन कम हुआ है, इतना नहीं। लेकिन यूपी का तो मैं बता रहा, ये दैया साहब बैठे, इनका नाम लिस्ट में था, और लेकिन इनका नाम लिस्ट में होते हुए, दैया साहब का नाम है? हाँ, दैया साहब का 21,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ा। दैया साहब बैठे। दैया साहब किसान है आप? अरे जरा पास से दिखाओ किसान, इधर लाओ। अरे पाजी पास लाओ, किसान ऐसे देश के हैं, दिखाओ। दैया साहब, मैं किसान हूँ। हाँ दैया साहब, हाँ जी। तो आपका लोन माफ? लोन, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, अगर ये कहा जाए कि बीजेपी झूठ और धोखे का एक पर्यायवाची है, तो इसमें कोई संशय नहीं होगी। ये खाली झूठ में व्यापार करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं तारीख भी बता सकता हूँ, बिजनौर के अंदर जब माननीय मोदी जी ने, एक मिनट दैया साहब, पानी लिया थोड़ा। नहीं पानी नहीं, मैं इसीलिए 1 घंटे तक बोलूंगा। मैं 1 घंटे तक बोलूंगा। चुप रहेंगे आप? 2 लाख, 2 लाख क्या हुए? मेरे पास भी 2 लाख रुपए थे। मेरे गांव में लिस्ट आ गई कि केपी सिंह दहिया का कर्ज माफ हो गया। फिर मैं घर में बैठा रहा आराम से। अच्छा? उसके बाद में बैंक से एक वकील का मेरे पास नोटिस आता है कि मेरे क्लाइंट का आप इस तरह पैसा है, या तो आप कीजिए, नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने पता किया तो पता चला कि वो लोन माफ ही नहीं हुआ था, मात्र वहां 10 से 15% लोगों के भी लोन माफ नहीं हुए। अब अगर दैया साहब,
अब मैं थोड़ा सा बता दूं, दैया साहब, अरे उन्हीं किसानों का माफ होना चाहिए। मैंने 21,000 रुपए फालतू ब्याज दिया है। अरे दैया साहब, उन्हीं किसानों का माफ होना चाहिए जो हाशिए पे हैं और जो किसान हैं। वही मैं बिल्कुल एक मिनट वही एक मिनट मैं बताता हूँ। गांव में सबका माफ हुआ। देखिए, जिस समय ये डिक्लेयर किया गया था मोदी की रैली से, तो ये कहा गया था, एक मिनट भैया, एक ही बोलेगा, नियम यहाँ पे यही है, लघु नियम एक ही है। ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। लघु और सीमांत किसान वो होते हैं, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की बात करूं, जिसमें 30 बीघा या उससे कम जमीन जिस पे आती है, वो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। परंतु इन्होंने बाद में क्या कहा कि नहीं, हम 1 लाख तक का माफ करेंगे, लघु और सीमांत सीमा खत्म हो गई। बिल्कुल। उसके बाद में फिर कहा कि नहीं, ये 31 मई जी 2016 में जवाब दूंगा दैया साहब को, उस पे उनका माफ होगा। और एक धोखा दैया साहब, गैस सिलेंडर की जब बात हुई, सुनिए, तो ये हुआ कि भाई गैस सिलेंडर जो लोग स्वेच्छा से देना चाहते हैं वो स्वेच्छा से दे दें, क्योंकि ये लाभ उनको मिलना चाहिए जो इसकी जरूरतमंद है। और अगर हमारा किसान ऐसा दिखता है तो मैं सैल्यूट करता हूं दैया साहब आपको। हमारे किसान सारे ऐसे ही दिखे, ऐसे ही दिखे, ऐसा ही बंद गला पहने दिखे, ऐसा ही बंद गला करे। लेकिन हमने अपनी सब्सिडी छोड़ी है दैया साहब, हमने अपनी सब्सिडी छोड़ी है सिलेंडर की, इसलिए कि जो सामने वाला किसान, जो सामने वाला आदमी है, उसके घर में गैस सिलेंडर जाए। झूठ से व्यापार नहीं चलता। दैया साहब आता है जी, बोलिए। आता हूं दैया साहब, आता हूं। होल्ड ऑन जी, 1 मिनट, मैं भगा दूंगा यहाँ से तुम्हें भी। भैया जी, मैं विनोद कुमार सिंह मुंबई से खास आपके प्रोग्राम के लिए आया हूँ मैं। अच्छा विनोद जी, मुंबई से? मुंबई से जी। और भैया जी, आपका प्रोग्राम मैं मुंबई में हर बार देखता हूँ, और मैं इतना ही कहूँगा, मैं तुमको भगा ही दूं तभी मानोगे तुम। चुप रहो 1 मिनट, बहस हो रही है, तुम्हारी बहस हो रही है, तो तुम 1 मिनट चुप रहो जी, इधर आओ जी। मैं हर पार्टी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कर्ज माफी की तरफ ध्यान देने के बजाय किसानों का आय कैसे बढ़े वो ध्यान दीजिए। जिससे क्या होगा कि बाकी पब्लिक, आम पब्लिक का पैसा वहां नहीं जाएगा, और वो लोग जैसे जहां पर एक जमीन पे अगर 1 क्विंटल पैदावार होती है, तो अमेरिका से ऐसा हमने कोशिश किया है। मुझे किसी ने कहा कि मैंने कार का लोन लिया है। जी भैया। मुझे किसी ने कहा कि मैंने होम लोन लिया है। जी भैया। तो मेरा भी माफ कर दो, किसी ने कहा। गलत है भाई साहब, वो भैया जी गलत है वो। अगर आपने कुछ चीज लिया है, लेकिन मैं तो कैमरे के सामने किसान विरोधी लग रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। कम से कम 20 शो किए होंगे किसानों के और किसानों के हित के लिए, लेकिन मैंने दैया जी जैसे किसानों के लिए नहीं किए शो। बिल्कुल मैंने नहीं किए शो, इसलिए भैया, क्योंकि मैंने दैया जी किसान देखा है। दैया जी, मैंने किसान देखा है और मैं आपको किसान दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश, मैं दिखाता हूँ किसान कैसा होता है। आप किसान नेता हैं, किसान नहीं है जी, माफ करिएगा जी। मैं आता हूँ दैया साहब। प्रतीक जी, हाँ, एक मिनट। हाँ? किसान नेता आपने देखा है? किसान नेता देखा है? आप दिखाइए किसान नेता को, दिखाइए। किसान नेता है, आप नेता हैं, ये नेता है। नहीं, हम किसान नेता नहीं, हम किसान नेता नहीं, आप नेता हैं। हमारा कहना है कि आप चालाकी से स्टैंड बदल लेते हैं। आप प्रवक्ता हैं, किसान नेता नहीं है। और प्रवक्ता का काम अपने पार्टी की वैचारिक का आधार को रखना है, जनता को कन्विंस करना है, जेन्युइन। लेकिन मामला ये है कि इस देश में किसानों के लिए क्या आप लड़ते हैं तो आप किसान विरोधी हैं? किसानों के लिए लड़ना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। लेकिन सीमांत किसान अगर आप पहले 2 बातें बताइए। आप किसान की परिभाषा सुने। अगर एक किसान सीमांत किसान में है और साथ में वो दूसरी भी रोजी रोटी कमा रहा है, अच्छी बात, आपका वो गलत बात है। अगर कोई किसान कपड़े पहन रहा है, अच्छे कपड़े पहना, वो भी अच्छी बात है, तो फिर उसको वो भी अच्छी बात कह रहे हैं आप। और ये कहने का मतलब है
कि जो नीति बनी, या तो ये कहते कि भाई जो दूसरा काम, देखिए सुनो, या तो एक तरफ नीति बने कि भाई सीमांत किसान का कर्जा माफ होगा, उसमें कंडीशन क्यों डालते हैं? उसमें कंडीशन मैं आता हूँ सर, मैं भैया साहब मैं आपकी बात सुनी और मैं कहता हूँ प्लीज मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। भैया साहब मैंने आपकी बात सुनी और मैं कह रहा हूँ अगर चाय वाला 10 लाख का सूट पहन सकता है तो किसान भी 5 लाख का सूट पहन सकता है। लेकिन जो मैंने कहा आपने सुना, अगर मैं अपनी सब्सिडी छोड़ सकता हूं तो आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे। जी आप बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस किसान की एक नीति बनी कि भाई 2 लाख छूटेंगे, उसके 2 लाख छूटने चाहिए या नहीं छूटने चाहिए? गरीब किसान के छूटे ना, गरीब किसान धनाढ्य किसानों के, कांग्रेस से धनाढ्य किसानों को छोड़े और उसी के नाम पर कर्जे की परिभाषा, कर्जे की किसान की परिभाषा यह है कि अगर 2 एकड़ के किसान को, देखिए खेती घाटे का सौदा है, अगर 2 एकड़ के किसान को 1 लाख रुपए का घाटा है तो 50 एकड़ के किसान को 10 लाख रुपए का घाटा है। ये खेती का नियम है। आज प्याज, आप मेरी बात सुनिए, आज अगर प्याज की लागत 5 रुपए है और वो 3 बिक रही है, अगर प्याज की लागत 5 है और वो 3 बिक रही है, तो क्या 20 एकड़ वाले को नुकसान नहीं हुआ? 2 एकड़ वाले को भी हुआ नुकसान का। आप प्याज आप भी उसी रेट खाते हैं, टाटा भी उसी रेट खाता है, गेहूं आप भी उसी रेट खाते हैं, टाटा भी उसी रेट खाता है। तो सवाल पूछने वाला मलिक साहब, सवाल पूछने वाला पूछ रहा है कि मैं अपनी, सुनिए, सवाल पूछने वाला ये पूछ रहा है कि मैं अपनी सब्सिडी क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं? अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो करना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों छोड़ूं? जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं यहाँ पर मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए सिर्फ एक बात गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि मुद्दा यहां होता है और रिएक्शन यहां होता है, इसमें आप भी जिम्मेदार हैं और ये जो है ये आपको देख के रिएक्ट करते हैं। मैं बहुत संयत भाषा में कहना चाहता हूं तो प्लीज कंट्रोल करके चले, बातचीत करें और अच्छा लगेगा। जी आपका सवाल। मेरा ये सवाल है कि कौन सा नेता क्या काम करता है वो हमें पता ही नहीं लगता है। हर 6 महीने में ऑडिट होना चाहिए, 6 महीने में उसे बताना चाहिए कि मैंने ये काम किया। पता ही नहीं लगता है किस नेता ने क्या काम किया। नेता जो काम करता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करता है, सरकार जो है पूरे देश के लिए काम करती है। एक्चुअली किसी भी स्टेट पे कोई भी काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पता तो लगे कि ये काम किस टाइम पे कंप्लीट होगा, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर है। बलविंदर भाई दिल्ली से? हाँ जी दिल्ली। ठीक जी। मेरा सवाल ये है कि देश में 70 साल से किसानों के लिए जो है कर्ज माफी का बात चलता रहता है आए दिन जो है। तो मेरा यह कहना है कि बाकी लोग जो गरीब हैं उन्होंने कर्जे ले रखे हैं तो सरकार उनके क्यों नहीं माफ करती? वो भी तो वोट देते हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो अब आप एक नया चीज लेके आए हैं कि उनके भी माफ करो? नया चीज नहीं, जो दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया। क्या काम करते हैं आप? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड आदमी है? हाँ। तो अभी तो घर जाने का समय हो रहा होगा आपका? हाँ, मैं एयरलाइन से रिटायर्ड हूँ। एयरलाइन से? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू जी। मैं आ रहा हूँ सर जी। जहाँ किसानों की बात हो रही है, किसानों के असली मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है। जैसे हर किसान को बिजली, पानी और उनके जो उत्पादन करते हैं उसका मूल्य सही टाइम पर सही वक्त पर दिया जाए। सरकार कह रही है कि जो लागत है मैं उस लागत को कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यशपाल जी जवाब देंगे इस बात का कि आपसे नहीं बोला मैंने, यशपाल जी बोला। यशपाल जी जवाब देंगे कि लागत कैसे कम हो, इसकी तरह सरकार कह रही है मैं आगे बढ़ा। लेकिन जो लोग कर्ज माफी पे जा रहे हैं, लेकिन असली जो उनकी समस्या है, अगर ये समस्या सॉल्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में फिर 4 साल बाद फिर माफ करना पड़ेगा। सवाल ये था जो आज बहस का मुद्दा ये था कि कर्ज माफी जो है ये कोई सलूशन तो है नहीं, ये तो राहुल जी भी कह रहे हैं और ये आपकी सरकार भी कह चुकी है, ये आप भी कह चुके हैं। सवाल ये है कि किसान यहाँ पर आके याचक की तरह देश में क्यों खड़ा हो? सवाल ये है, स्वाभिमानी किसान याचक क्यों बने? मैं आऊंगा, नौजवान एक सवाल पूछना चाहता है। जी 2 क्वेश्चन है। परिचय दीजिए। सुरेंद्र, हाँ मैं पंजाब से हूँ। सुरेंद्र पूछिए।
दो क्वेश्चन है। मेरे को ये बताया जाए, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, 70 साल में किसान की हालत क्यों नहीं सुधरी? वेरी गुड। कर्ज माफी के नाम पे एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये किसान को अभी डुबा देंगे, फिर थोड़ा सा निकाल लेंगे, फिर फेंक देंगे, फिर निकाल लेंगे। वेरी गुड। वो सरकार जो एक चार्ट बनाए कि जो किसान है वो मेरे से और मैं किसान से हूं। क्या बात है। जो सरकार वो सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता के लिए जाते हैं, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जो जैसे जैसे टर्न निकलती है इनकी, वैसे वैसे किसान याद आ जाते हैं। क्यों? उनका मेरे को यह बताया जाए कि एक चार्ट बने कि हाँ ये किसान वाकई में कोई ऐसे इस लायक है कि वो सच में डूब रहा है और उसको कैसे खड़ा करना है। पहले तो ये। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन मेरा सबसे बड़ा ये है, एमपी एमएलए चाहे टीवी डिबेट हो, एक मुद्दा है कि किसान को कैसे बचाया जाए, आत्महत्या को कैसे रोका जाए, किसान को कैसे बाहर निकाला जाए। कभी यह सोचा है कि वो पोजीशन किसने पैदा की है? किसने पोजीशन पैदा की है? एक इतना गैप मेंटेन कर दिया सोसाइटी में कि किसान को ऐसे लगने लग गया कि मैं तो भगवान भरोसे हूं, सरकार भरोसे नहीं हूं। क्या बात है। दैया साहब आशीर्वाद दीजिए इस लड़के को, आशीर्वाद दीजिए। ये नई सोच का लड़का है, नई सोच का। इससे भी ज्यादा अच्छी सोच है। हाँ, नहीं आपकी अच्छी है, तभी ये है, तभी ये है आपकी सोच का परिणाम। मैं आ रहा हूं। 70 साल की कहानी नहीं है ये, 70 साल की कहानी नहीं, ये 25 साल की कहानी है मात्र। ये जो कह रहे हैं ना 70 साल, सन 95 से पहले कोई किसान का कर्जा माफ, कोई किसान देखा आपने कर्जा माफ के लिए आता हो? 95 से पहले कोई नहीं था। देखिए देश में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, 95 के बाद नीतियां बनी औद्योगिकरण के लिए, नीतियां बनी ग्लोबलाइजेशन के लिए, लेकिन 95 के बाद नीतियां नहीं बनी किसानों के लिए। जो भाव के रेट आने थे, जो सुविधाएं बढ़ रही थी, जो मशीनीकरण हो रहा था, जो खेती में मशीनीकरण हो रहा था, जो खेती का बंटवारा हो रहा था, जो अल्टरनेट रोजगार चाइना ने अपने किसान के लिए पैदा किए, वे अल्टरनेट रोजगार देश में पैदा करने थे सरकारों को, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी। दोनों लोग आज भी 130 करोड़ देश की जनसंख्या हो गई है, किसी के पास सॉलिड योजना नहीं। आप 10 से 20 सेकंड लीजिएगा पहले। मैं सभी किसानों की ओर से और पब्लिक की ओर से सिर्फ 2 सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जो महानुभाव यहां बैठे हैं। पहली चीज, क्या कर्जा माफ कर देने से किसान की दशा सुधर जाएगी? क्या किसान को उसका मूल्य जो मिलना चाहिए मिल जाएगा? क्या किसान जो दूध पैदा कर रहा है वो चीज लाके जो मार्केट में बेचता है उसको सही रेट मिल रहा है? 18 रुपए किलो दे रहा है। 18 रुपया किलो डीएमएस का आज आरटीआई में आंकड़ा आया हुआ है। 18 रुपया किलो वहां से देता है और यहाँ बिक रहा है 50 रुपए किलो में। आप मुझे बताइए, 40 करोड़ के घाटे में चल रहा है डीएमएस, लेकिन उसको चलाया जाता है। और यहां तक कि केंद्र सरकार में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वहां से सेक्रेटरी साहब एनिमल हस्बेंड्री के एक लेटर इशू करते हैं कि जब भी कभी मदर डेयरी का रेट बढ़े तो आप जो है अपना रेट बढ़ा दीजिए डीएमएस को, लेकिन किसान का रेट मत बढ़ाइए, उसका रेट वहीं का वहीं टिका रहता है। दूसरी बात, सबसे पहले तो हम अपने मित्र को बताना चाहते हैं कि मैं एक किसान हूं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं, और मैं कैसे गेहूं लगता है, कैसे गेहूं बोया जाता है, कैसे धान लगता है, कैसे बेहन होता है, सब जानता हूं और करता हूं। हमारे पास बहुत लंबी खेती है। लंबी खेती मतलब? लंबी खेती है, मतलब बड़ी खेती है। बड़ी खेती है जी। तो बड़े किसान हैं आप? बड़े किसान। नमस्ते जी है। और बड़े किसान हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है, मोदी सरकार, जब से मोदी सरकार हमारी बनी, और ऐसे ही हम सब किसान ऐसे ही हो गए हैं जब से सरकार हमारी बनी है। सुन लीजिए हमारी बात। सबसे पहली बात कि अभी आपने पूछा कि किसानों के आय को दुगना कैसे किया जाए, उनके लागत को कम किया कैसे जाए। मोदी सरकार ने जो योजना की है कि अगर उनके बिजली की जो व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, जो 1 ड्रॉप मोर कप की बात मोदी जी ने किया लागत कम करने के लिए। रुक जाइए, हमारी पहले सुन लीजिए पूरी बात, पहले सुन लीजिए। उसके बाद किसानों को आय को दुगना कैसे किया जाए, उसके लिए केवल खेती से नहीं होगा,
उसके लिए मोदी सरकार ने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, भेड़ के पालन के क्षेत्र में, पूरी बात हमारी पूरी बात सुनो जी, पूरी बात जो 1100 का पहले मिलता था, नीम कोटेड यूरिया, इन्होंने फर्टिलाइजर्स कंपनियों को ला करके पूरे जमीन को बंजर कर दिया, बंजर। किसान त्राई करने लगा। हम नीम कोटिंग यूरिया लेकर के आए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे नौजवान यहाँ खड़ा था, उसने कहा नहीं, वो चले गए, इंडियन एयरलाइंस वाले चले गए, उन्होंने यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि बताइए, तमाम सारे लोग हैं, मुझे मालूम है। सॉइल हेल्थ कार्ड राष्ट्रीय मानक के आधार पर मोदी सरकार ने बनाया है। हम जमीन को कैसे उर्वरक बनाएंगे? कुछ इस देश में अंबानी जैसे किसान हैं, वैसे किसान से देश नहीं चलेगा। हमारे जैसे गरीबों ऐसे अंबानी 30,000 करोड़ झूठ का कुछ किसान के मुखौटे देश में है और वही लोग इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। सामान्य किसान 2.5 लाख किसान इस देश में अभी कुछ ही दिन पहले आया और 65% किसान इस देश में किसानी करता है। आज कम से कम 35,000 लोग रोज मर रहे हो, इस देश का ये हालत होगा। इसे नॉट चले, नहीं, ये किसान पे बात नहीं है, ये किसान पे ऐसे बात हो भी नहीं सकती, किसान पे बात ऐसे हो भी नहीं सकती, नहीं हो नहीं सकती, और ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। नहीं प्लीज, नहीं मैं भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और अंतिम पड़ाव की तरफ प्रोग्राम को ले जाते हुए। लेकिन मेरे पास तमाम सारे आए एक फोन अभी थोड़ी देर पहले बड़ौदा से आया, अक्सर वो फोन करते हैं और कह रहे हैं कि साहब मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूं बड़ौदा से और ये कहना चाहता हूं कि मैं भी अगर लोन लूं तो क्या माफ हो सकता है? आप प्रभु करे कभी भी आपको लोन ना लेना पड़े, आपका काम बढ़िया चले। और ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि किसान के कष्ट को समझने की कोशिश करिए। आप बहुत दुखी है, मैं गांव घूमता हूं, मुझे मालूम है कि क्या किन कष्टों में है और उस कष्ट को समझने की कोशिश करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कष्ट छोटे हैं, उसके कष्ट बड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं वो भी कष्ट में, आप भी कष्ट में हैं, तो कष्टों का निवारण हो, यही होना चाहिए। जी सर, मेरे रोजगार के मुद्दे पे मोदी सरकार से एक सवाल है। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितिन शर्मा है। बोलिए। रोजगार के मुद्दे पे मोदी सरकार से मेरा एक सवाल है। बीजेपी प्रवक्ता बैठे होंगे कहीं? हाँ, बैठे, यहीं बैठे। कि सर आपको पूरे 5 साल, पूरी बीजेपी सरकार को पूरी 5 साल होने को आई है। हाँ। लेकिन आज तक 5 साल में कोई भी ऐसा सर्वे रोजगार के ऊपर कोई ऑफिशियली कोई सर्वे नहीं करवाया गया है। अंतिम आंकड़े 2011-12 के रोजगार के आंकड़े हैं। मोदी सरकार ने कोई आंकड़े नहीं निकाले हैं। अगर आपने कोई आंकड़े नहीं निकाले तो इसका मतलब आपकी कहीं न कहीं रोजगार के मामलों में कोई कमजोरी है, इसलिए आप उनको छुपाना चाह रहे हैं, इसलिए आप उनको आंकड़ों को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? हाँ, जी। राजस्थान में कहाँ से? जी, जयपुर से। जी, हाँ। और जी, जयपुर से। जी। और दूसरा सवाल, वैसे तो किसानों की कर्ज माफी को लेके इतनी सारी डिबेट हो रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि किसानों की बहुत सारी समस्याओं का एक बहुत बड़ा समाधान MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट में छुपा हुआ है, जो कि किसी भी सरकार में लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं है और आपकी सरकार में भी क्यों नहीं है? बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, मैं आऊंगा, आप खड़े रहिए। इसके जवाब में पंजाब के एक मेरे मित्र ने पूछा था, मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपके व्यूअर ने। पहली बात तो ये कि अगर आजादी के बाद किसानों के लिए कोई कृषि बजट पहली बार आया तो मोदी सरकार लेकर के आई, इससे पहले कभी आया नहीं। दूसरी बात कि किसानों की, आपने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। हमारा कहना यह है कि किसानों की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उसको लागू करने की हिम्मत इसी सरकार ने रखी है और लागू करने के बाद 99% उसके अंदर 99% उसको मान लिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। एक A2 और C2 जो उसका माल मिलना है उसको आगे, उसी पे आगे, खुद ही आगे। मैं बता रहा हूं, मैंने देख लिया है प्रदीप भाई। हाँ। उसके अंदर मैं सदा का सुधार की आवश्यकता है, वो होगा भी, लेकिन उसके लिए राज्य सरकारों के साथ नहीं, उसके लिए राज्य सरकारों को जैसे बैठ करके तय करना। C2 के लिए वही विषय है। दूसरी बात, किसानों को बीज सस्ता मिले, किसानों को कीटनाशक सस्ता मिले, किसानों को मंडियों के बीच में से दलाल हट जाए, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। किसानों को नीम कोटेड यूरिया मिले, जो पहले नहीं मिलता, राशन कार्ड से यूरिया मिलता था, अब सीधा यूरिया मिले, उसकी व्यवस्था करिए। दूसरी बात, और मैं एक बात उपाध्याय जी कहना चाहता हूँ। अजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
जो अपने साथी प्रवक्ता होते हैं दूसरी पार्टियों को, उनको मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए, मुसीबत में डालना नहीं चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा मामला है देश में जिस तरह सरकारें झूठ बोला रही है, अब देखिए चिल्लाना शुरू कर देते, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये दोनों तीनों तरफ से चिल्लाना। देश में सिर्फ और झूठ और झूठ का, अब रुक जाइए आप, ये सिर्फ झूठ का बाजार मत कीजिए। कहां आप स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दिए? C2 पर जो डबल इनकम करना था कर दिया होते तो इस देश के किसानों की हमलती नहीं होती। आज इस देश के किसान पूछे जा रहे। जी मैं आ रहा हूं। जी पूछिए, क्या पूछना है? किसान जो उपजा रहे हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, न सरकार खरीद रही है और न। कहाँ से हैं आप? जी मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? वो तो मैं समझ गया था बिहार से हैं। हाँ, कहाँ से? बिहार सासाराम से हूँ। सासाराम, क्या बात है। तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या दिक्कत क्या है ये बताओ बहन। दिक्कत यही है कि किसान न सरकार उनका खरीद पा रही है ढंग से, तो जो उपज है जो उपज है सही लागत नहीं, और जो उपज जाने के लिए जो लगता है सामान, वो महंगा। यही तो है। इसी के लिए तो सारा माथा पच्ची है। देखिए सरकार सबकी आती है जाती है, सब किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब किसान अपना फसल खलिहान में लाते हैं तो कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारा यही डिमांड है कि बाजार कोई हो, सरकार 5,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को प्रोत्साहन राशि दे, किसान स्वतंत्र रहेंगे और सुखी रहेंगे। 5,000 रुपए प्रति एकड़? 5,000 रुपए प्रति एकड़। एक मेरे को रोजगार पे जवाब देना बहुत जरूरी है। 60,000 रुपए प्रति वर्ष यदि उद्योगियों के लिए दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि, तो इन गरीबों को क्यों नहीं दिया जाता? मेरी बात जो बार बार ये कहते हैं उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया, अगर किसी का कर्जा माफ किया तो कांग्रेस कोर्ट चली जाए, मैं चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। आज अभी बस सिर्फ इतना मुझे मालूम है आपके पास कोई नई विधि है जो आप किसानों के बारे में बताना चाहते हैं। मैं जरूर